गणित विषय में प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और उनके जो प्रथम गुणधर्म है संवृत, इस गुणधर्म का भी हमने अध्ययन किया था। कहने का मतलब संवृत यानी कि यदि आप दो परिमेय संख्या लेते हैं, उन दो परिमेय संख्याओं के मध्य आप संक्रियाएं लगाते हैं, इन चारों संक्रियाओं में जो संक्रिया आप यहां लगाते हैं, लगाने पर आपको रिजल्ट में यहां परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? परिमेय संख्या। तो यह संवृत गुणधर्म का पालन करते हैं। तो संवृत गुणधर्म इन तीन संक्रियाओं के लिए पालन कर रहा था, भाग वाले के लिए नहीं कर रहा था। रीजन क्या था कि मान लो परिमेय संख्या जैसे हमने कोई 5 ले ली, भाग परिमेय संख्या 4 ले ली, तो अब 5 में 4 का भाग लगाओ यानी 5/4। अब आप कहेंगे ये परिमेय संख्या है, लेकिन यदि हम इस 4 की जगह 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 5/0 यह परिमेय संख्या संभव नहीं होगी, क्योंकि हमने परिमेय संख्या की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें कहा था कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो और कंडीशन Q 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो यहां पर ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर दो कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, तो 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। मतलब जो सभी के लिए कथन सत्य हो वही गुणधर्म होगा। ठीक है, तो ये तो थी पूर्व क्लास जो हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे दूसरा गुणधर्म, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय दोनों एक ही बात है। क्रम विनिमयता कहो या क्रम विनिमय, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आपने दो परिमेय संख्या ले ली, जैसे ए व बी, इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य आप यहां कोई भी संक्रिया लगाएं, आप इन्हें बी व ए के रूप में उसी संक्रिया के अंदर, कहने का मतलब जैसे कि हम देख लेते हैं सबसे पहले योग संक्रिया के लिए, चाहे मैं ए में बी जोड़ूं या बी में ए जोड़ूं, क्या दोनों संख्याएं सदैव बराबर होगी? कहने का तात्पर्य ए व बी परिमेय संख्या है, मैं ए के अंदर बी को जोड़ूं या फिर बी में ए को जोड़ूं, क्या सदैव दोनों बराबर आएंगे? देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने कहा ए का मान 2, बी का मान 3, 3 + 2, दोनों तरफ कितना आ गया रिजल्ट हमारे पास? 5। बराबर है, मतलब क्रम विनिमय योग संक्रिया में लागू होता है। अब बात करते हैं हम दूसरी संक्रिया जो है व्यवकलन। व्यवकलन यानी घटाना। चाहे आप ए में से बी घटाएं या बी में से ए घटाएं, क्या ये कथन सत्य होगा? क्या हम जांच कर लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। हमने कहा ए का मान हो गया 5 माइनस बी का मान कितना हो गया? 7। आप 5 में से 7 घटाएं या 7 में से 5, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देख लेते हैं हम। तो यहां पर सबसे पहले हम चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब भी दोनों चिन्ह क्या हो? समान हो, तो क्या होगा? प्लस, और दोनों चिन्ह विपरीत हो तो माइनस। ठीक है, तो इन चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। दोनों समान चिन्ह हो तो प्लस, अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस। अब हम बात करते हैं 7 में से 5 घटाए कितना आ गए? 2। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस के 2। इसी प्रकार हमने 7 में से 5 घटाए तो 2, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 2। तो यहां पर यह जो दोनों है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या नहीं होंगे। देखिए, इसका मतलब होता है बराबर, और इस लाइन का मतलब क्या होता है? बराबर नहीं। मतलब व्यवकलन में, व्यवकलन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी संक्रिया।
तीसरी संक्रिया जो है गुणन संक्रिया। अब गुणन संक्रिया में भी वही, आप ए की गुणा बी से करें या फिर बी की गुणा ए से करें, क्या दोनों के मान सदैव समान प्राप्त होंगे? हम देख लेते हैं। हमने कहा ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया -7, बी का मान -7, ए का मान 3। पहले चिन्ह की गुणा कर लेते हैं, प्लस व माइनस, -7 की 3 से गुणा की तो 21, माइनस प्लस, -7 की 3 से गुणा की तो दोनों मान क्या हो गए? बराबर। मतलब गुणन संक्रिया में यह गुणधर्म लागू होता है क्रम विनिमय। अब अंतिम संक्रिया देख लेते हैं हम, भाग संक्रिया। भाग संक्रिया हमने कहा कि आप ए में बी का भाग लगाएं या फिर बी में ए का भाग लगाएं, क्या दोनों एक ही बात है? देख लेते हैं अभी। तो हमने एग्जांपल लिया, हमने ए का मान लो ले लिया 4, भाग बी का मान कितना हो गया? 2। आप 4 में 2 का भाग लगाएं या 2 में 4 का, क्या दोनों एक ही बात होगी? नहीं। कैसे? अभी 4 के अंदर 2 का भाग और 2 में 4 का, तो यहां हम लगाते हैं तो 2 का भाग तो 4 में चला गया 2 बार, और ये 2 से कट गए, कितना आ गया? 1/2। क्या 2 जो है 1/2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। तो भाग के अंदर यह संक्रिया नहीं लगती है। तो क्रम विनिमय जो है कौन सी संक्रिया में लागू होता है? योग संक्रिया में और गुणन संक्रिया में। किसमें नहीं होता है? व्यवकलन और भाग संक्रिया में। ठीक है। अब इसमें किसी को क्वेश्चन करना हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। अब अगला जो गुणधर्म है वो है साहचर्यता, देख लेते हैं। तीसरा गुणधर्म साहचर्यता। साहचर्यता क्या होती है? इसके अंदर ये कहते हैं कि 3 परिमेय संख्या लेते हैं। कितनी परिमेय संख्या लेते हैं? 3। तो ठीक है, तो पहले हमारे वही योग संक्रिया। अब योग संक्रिया के लिए ये कहते हैं आप चाहे ये 3 परिमेय संख्या है, ठीक है, पहले बी में सी को जोड़ के फिर ए को जोड़े, या फिर ए में बी को जोड़ के फिर सी को जोड़े, क्या यह कथन सदैव बराबर होगा? क्या जांच कर लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने कहा ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। योग कर लीजिए इनका। अब पहले कोष्टक वाले को हल कर लेते हैं। तो हमने 3 और 4 को जोड़ा, कितने हो गए? 7। इधर हमने 2 में 5, 3 को जोड़ा तो 5, ये कितने हो गए? 9। ये वाले भी कितने हो गए? कहने का मतलब योग संक्रिया में यह गुणधर्म लागू होता है, साहचर्यता। अब दूसरे हम बात कर लेते हैं व्यवकलन की। अब व्यवकलन के अंदर यही संक्रिया आपको योग की जगह माइनस लगा देना है। क्या माइनस के अंदर यह गुणधर्म लागू होता है? देख लेते हैं। हमने यहां ए का मान ले लिया 3, बी का मान 2, सी का मान 1, 3 -2 और ये -1। ठीक है, हल कर लेते हैं। अभी यहां कितना हो गया? 3, फिर माइनस 2 में से 1 घटाया तो 1, यहां पर 3 में से 2 घटाया तो 1, -1। अभी 3 में से 1 घटाया तो 2, 1 में से 1 घटाया तो 0। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर हो सकते हैं? क्या 2 0 के? नहीं हो सकता। तो यह जो साहचर्य गुणधर्म है ये भी किस में लगेगा? योग में लगेगा और गुणन में। व्यवकलन में भाग में लागू नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल लेके करना है। मैं सीधा लिख रहा हूं गुणन के लिए।
ए गुणा कोष्टक में बी गुणा सी, कोष्टक में ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, इसमें लागू होगा, जबकि भाग वाले में लागू नहीं होगा। भाग में यह संक्रिया लागू नहीं होगी। अब हम बात करते हैं चौथा गुणधर्म, शून्य की भूमिका, कि परिमेय संख्या में शून्य की क्या भूमिका है। परिमेय संख्या में शून्य की भूमिका से हमने कह दिया, हमने कोई परिमेय संख्या ले ली a बटा बी। यदि इस परिमेय संख्या में हम शून्य का योग करते हैं या फिर शून्य में परिमेय संख्या को योग करते हैं, तो हमें पुनः वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब, आप शून्य को परिमेय संख्या में जोड़ने पर यह शून्य परिमेय संख्या को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। जैसी परिमेय संख्या है वैसी की वैसी रहेगी। तो यह यहां पर जो शून्य है योग में क्या कर रहा है, तत्समक। तो शून्य क्या है, योग के लिए तत्समक। ठीक है, तत्समक का तात्पर्य कि ऐसा अंक जो किसी निश्चित संक्रिया के लिए उस संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाले, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करे। तो यहां पर शून्य क्या है, योज्य तत्समक। तो योग संक्रिया हो गई और तत्समक, तो शून्य क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक। मतलब योग के अंदर इस परिमेय संख्या को इसने बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया। अब बात करते हैं एक की भूमिका, कि एक की क्या भूमिका है। यदि हम किसी परिमेय संख्या में उसकी गुणन संक्रिया में एक लिख दें, यदि हम परिमेय संख्या की एक से गुणा करें या एक की परिमेय संख्या से, हमें क्या प्राप्त होगी, वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब यहां पर एक क्या हो जाएगा, एक जो है गुणन संक्रिया के लिए तत्समक, तो गुणन के लिए क्या हो जाएगा, तत्समक। एक क्या हो जाएगा यहां पर, गुणन के लिए तत्समक। अब अगला टॉपिक है हमारा एक संख्या का ऋणात्मक। मतलब आप कोई भी संख्या ले रहे हैं, उस संख्या का ऋणात्मक। जैसे परिमेय संख्या है हमारे पास a बटा बी, इस परिमेय संख्या हम ऐसी किस संख्या का योग करें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए, कि हम इस परिमेय संख्या में ऐसा किसका योग करें कि हमें पुनः जो है योज्य तत्समक जो है, तत्समक जो है योग के लिए वो प्राप्त हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, a बटा बी है, हमने a बटा बी का क्या लिया, योज्य प्रतिलोम। a बटा बी का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का तात्पर्य है आपके पास जो परिमेय संख्या है उनके चिन्ह बदल कर लिख दीजिए। प्रतिलोम यानी विलोम, योज्य यानी कि वो प्लस व माइनस जो भी है। तो ये दोनों किसमें, प्लस में, दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस a बटा बी। तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य माइनस a बटा बी। अब इन दोनों का आप योग करेंगे, a बटा बी माइनस a बटा बी, क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आ गई। तो आपको किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/7। यदि -7/8 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस के 7/8। अब आप कहेंगे यदि दोनों माइनस के हो तो कोई समस्या नहीं, आपको दोनों में से किसी एक का चिन्ह बदलना है, चाहे ऊपर वाले को बदलो या नीचे वाले को। हमने ऊपर वाले को प्लस कर दिया। अभी ये जो माइनस चाहे इस यहां पर नीचे लगा हुआ हो या इस 7 के साथ लगा हुआ हो या मध्य में लगा हुआ हो, जब इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं इन सभी की स्थिति समान आती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम यानी किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, आप व्युत्क्रम कह सकते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम। तो कोई भी परिमेय संख्या है a बटा बी, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम लिखना है इसको, मतलब अंश को हर में व हर को
अंश में। हम क्या लिख देंगे, b बटा a। कहने का मतलब किसी भी परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि आपको क्या प्राप्त हो जाए, गुणात्मक तत्समक। जो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक था कौन था, एक, आपको वही प्राप्त हो जाए। तो हम इस a बटा b का क्या लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा वो, b बटा a। हल कर लीजिए इसे, तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, b से b, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। अब हम आज की क्लास का अंतिम टॉपिक जो है वितरकता का नियम, वो देख लेते हैं। वितरकता का नियम, अब इसमें आपको कहते हैं अंतिम टॉपिक कि आपके पास परिमेय संख्या है, जैसे ये a, यहां पर b व c के मध्य योग संक्रिया भी होती है, माइनस व्यवकलन वाली संक्रिया भी। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, देखेंगे इधर। तो यहां वितरकता का नियम है a गुणा b प्लस सी या b माइनस सी, ये दो संक्रिया हैं, दोनों के लिए देखेंगे। तो पहले हमने a इंटू बी प्लस सी, फिर b माइनस सी। अब ये संक्रिया देख लेते हैं। कहने का मतलब यहां इस a की गुणा आप या तो योग करने के पश्चात गुणा करें, या फिर इस a की गुणा इन दोनों से कर दें आप। हमने a की गुणा पहले b से की, फिर ये प्लस, फिर हमने इस a की गुणा c से की। ठीक है, यह है वितरकता का नियम कि आप इन दोनों को योग करके फिर गुणा करें, या फिर दोनों की अलग, इस a की इन दोनों से अलग अलग गुणा करके फिर जोड़ लें। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4। तो a का मान 2, b का मान 3, a का मान 2, c का मान 4। हल कर लो, ये कितने हो गए, 2 इंटू 7, ये कितने हो गए, 6 प्लस 8। अब 2 की 7 से गुणा करते हैं, कितने हो गए, 14, और 6 की 8 से करेंगे तो 14, बराबर आ रहे हैं। तो ये वितरकता का नियम लागू होता है परिमेय संख्याओं के लिए, प्लस में भी और माइनस में भी। अब माइनस में देख लेते हैं। तो हमने कहा a की गुणा हमने b से की, फिर माइनस a की गुणा c से की। एग्जाम्पल देख लो, हमने कहा a का मान 5, b का मान 7, माइनस c का मान 4। 5 की गुणा 7 से करनी है, फिर माइनस 5 की गुणा 4 से करनी है। हल कर लेते हैं। तो पहले हमने कोष्टक वाले को हल किया, तो कितने आ गए, 7 में से 4 घटाए तो 3, और यहाँ 5 की गुणा 7 से की तो 35, माइनस 5 की 4 से की तो 20। सरल कर लो, कितने हो गए, 15। ये भी कितने हो गए, दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब वितरकता का नियम योग व गुणन इन दोनों संक्रियाओं के लिए लागू होता है। अब जो है आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये जो भी हमने किया है ये आपको कॉपी में नोट करना है, और अगली क्लास में हम प्रश्नावली एक जो है उसका अध्ययन करेंगे, सवाल करेंगे प्रश्नावली वाले। ठीक है, ये कॉपी में नोट कर लेना सभी। किसी को समस्या हो तो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना आज हमने पढ़ा है, मैसेज करके। कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है।